क्या हाल चाल, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला के ऊपर। मैं हूं आपका अपना दोस्तों टीरेक्स या डोगेश सर या जो भी बुला लो भाई, या फिर कह सकते हो कि आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर कुणाल दिस साइड। उम्मीद है बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। स्वागत है वापस से एक और धमाकेदार वीडियो में जहां पे हम कर रहे हैं कंप्लीट चैप्टर का रिकैप। यार मेरा नाम तो आप जानते ही हो, है ना। चलिए तो कोई नहीं, अगले बार फोटो के नीचे नाम भी लगा लूंगा, ठीक है। वैसे तो बच्चे जानते हैं मेरे को, है ना। तो मेरा नाम है कुणाल बेटा, और बहुत सारे बच्चे में से पढ़ते हैं विक्ट्री बैचेस के अंदर जो हमारे आईसीएससी के बैच हैं, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब वीडियो से भी बहुत सारे बालक हैं जो जुड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में जबरदस्त शानदार वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टॉपिक द यूनियन लेजिस्लेचर, यानी दोस्तों हम बात करेंगे देश के उस पार्लियामेंट की जो आखिरकार इस देश को चलाती है। ठीक है, तो हमारा देश चलता है ना दोस्तों, प्यारा सा सुंदर सा देश भारत है। इसके पीछे चलाने वाले जो फोर्सेस हैं, इसके पीछे चलाने वाली जो चीजें हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से यार कॉपी पेन निकाल के आ जाओ, जल्दी से अपना एक कोना पकड़ लो घर का, जहां पे आपके यहाँ कोई आता जाता नहीं हो। ठीक है, बिकॉज जब तक नहीं होगा डिस्ट्रैक्शन तो कैसे होगी पढ़ाई। फिर कहोगे सर जी अलग सर क्यों पूछ रहे, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। तो फिलहाल पढ़ाई करते हैं दोस्तों, कोना ढूंढ लीजिए, चाय बिस्कुट जो तुम्हें रखना है रख लो, और हम करते हैं तैयारी, हम करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का लेक्चर क्या है, इसका नाम द यूनियन लेजिस्लेचर। आओ दोस्तों चलो, तो बढ़िया मजेदार तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है चैप्टर में, वो भी अपना क्विक रिकॉल इस चैप्टर का कर सकता है। जो बच्चा सब कुछ पढ़ चुका है वो भी इस चैप्टर की इस वीडियो से रिवीजन कर सकता है। कम ऑन गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ने वाले हैं हमारे यूनियन पार्लियामेंट के बारे में, जहां पे हम लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, यहाँ क्या क्या होता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्त नंबर 1 और सबसे पहली बात कि जब बात की जाती है दोस्तों हमारे देश को चलाने की, तो हमारे देश के ना 3 सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। एक का नाम है लेजिस्लेचर, एक का नाम है एग्जीक्यूटिव, एक का नाम है जुडिशरी। आप इन्हें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कह सकते हो। तो लेजिस्लेचर बेसिकली वो बॉडी है, वो ऑर्गन है सरकार का, जहां पे कानून बनाने की जिम्मेदारी, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर इज दैट प्लेस जहां पे आप लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाते हो। एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो इन्हीं लॉज एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को आम आदमी तक पहुंचाते हैं, उसके बेनिफिट्स को वहां तक पहुंचाते हैं। और जो अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, मान लो ढिशुम ढिशुम हो जाए भैया, तो ऐसे केस में कोई तो होना चाहिए ना डिसाइड करने वाला, तो वो होती है अपनी जुडिशरी। तो फिलहाल आपके आईसीएससी के सिलेबस की खास बात यही है कि आपको इन तीनों ऑर्गन्स को आपके सिलेबस में पढ़ाया गया है। जो आपके पहले चैप्टर्स हैं वहां आप लेजिस्लेचर पढ़ते हो, फिर आप एग्जीक्यूटिव पढ़ते हो, फिर आप जो है लास्ट में अपने आईसीएससी सिलेबस के जुडिशरी के बारे में स्टडी करते हो, जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सब के बारे में बात करोगे। तो फिलहाल लेट्स बिगिन विद द टॉपिक लेजिस्लेचर। सो दोस्तों पार्लियामेंट क्या है? इट्स अ बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों के द्वारा चुने गए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मिला के बनता है आपके देश का पार्लियामेंट। ये किसी भी देश के लिए वैलिड है। ठीक है, कि लोग क्या करते हैं, चुनाव के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पे हायर करते हैं। बिकॉज भारत जितना बड़ा देश है और जितनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ की, हर एक इंसान रोज के रोज मिल करके देश के लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो हमारे बिहाफ पे देश को यहां पे चलाते हैं। और जहां ये जाके बैठते हैं दोस्तों, वो जगह आपकी पार्लियामेंट है। और इनके पास क्या होती है, सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी यहां पे देश को रन करने की। ठीक है, तो यूनियन पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं दोस्तों। जब आपकी बात कभी की जाए कि यूनियन पार्लियामेंट किससे बनता है, तो 3 लोगों से बनता है। पहले आपके राष्ट्रपति, दूसरे आपके दोनों हाउसेस। तो एक हाउस का नाम हम कहते हैं लोकसभा, जो कि डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है भारत के लोगों के द्वारा, वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। और एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है जिसे आप कहते हैं राज्यसभा। तो यहां पे जितने भी भारत के स्टेट्स हैं, वहां से लोगों को इनडायरेक्टली अपॉइंट करके इसका पार्ट बनाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, और यही तीनों मिला के बनाते हैं देश का संसद। तो पार्लियामेंट किससे बना हुआ है? द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पुटअप कर ले एग्जाम्स में, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हाउस ऑफ पीपल है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा को कहा जाता है द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो लोकसभा में डायरेक्टली हम लोग लोगों को चूज करके, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू चूज करके लोकसभा में भेजते हैं। और राज्यसभा के जो लोग हैं बेटा कहां से आते हैं? देखिए 238 लोग तो जो है उन्हें यहाँ पे हमारे स्टेट्स के जो असेंबलीज हैं वहां से अपॉइंट करके भेजा जाता है। और 12 लोग ऐसे हैं जो अपने फील्ड्स के धुरंधर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको हमारे देश के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो नॉमिनेटेड कहलाते हैं और बाकी यहाँ पे इलेक्टेड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए तो हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है दोस्तों? हमारे देश में फॉलो की जाती है एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो कंसेप्ट है आपका फेडरल, ये फेडरल शब्द का मतलब ही होता है जब आप पावर्स को लेवल्स में डिवाइड करते हैं।
किसी भी देश में जब सरकार की पावर्स को लेवल्स में डिवाइड किया जाता है तो कहलाता है एक फेडरल सेटअप। अब दोस्तों जिस मौके पे हमारा देश आजाद हुआ था, जब मैं बात करूं 1947 की, तो 1947 में देश की हालत बहुत खराब थी। कम्युनल दंगे हो रहे थे, मतलब धर्म के नाम पे आप देखोगे लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। पाकिस्तान उस टाइम बना था भारत से अलग होकर के, है ना, और देश के अंदर हालात बहुत खराब थे। अब ऐसे टाइम पे अगर पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती तो क्या होता, देश और कई टुकड़ों में डिवाइड हो सकता था। एक पाकिस्तान की जगह कई सारे बन सकते थे, सब कोई जो है अपना अपना मांगना स्टार्ट कर देता। तो हमने डिसाइड किया कि हम देश में एक ऐसा स्ट्रक्चर लागू करेंगे जहां हम पावर्स को स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। एक जो देश चलाएगी वो कहलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट्स को रन करेगी वो कहलाएगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर बाद में हमें लगा कि जो लोकल एरियाज हैं, आपके गांव देहात है, आपके जो शहर है छोटे छोटे, उनको मैनेज करने के लिए भी एक लोकल लेवल पे सरकार होती, तो बाद में एक लोकल गवर्नमेंट भी स्ट्रक्चर में ऐड कर दी गई। लेकिन भारत ने एक बात और यहां पे मेंशन की, तो इंडिया को पता था कि उस टाइम के हालात बहुत खराब है। इनफैक्ट इंटरनेशनली भी आप देखोगे जो बड़े बड़े पावर्स थे वो हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो इंडिया ने कहा कि ये हम पावर्स को डिवाइड तो करेंगे, लेकिन एक प्रोविजन हम और लेकर के आएंगे, और वो प्रोविजन होगा कि कोई भी स्टेट इंडिया को छोड़ के नहीं जा पाएगा। तभी आप देखिए भारत का संविधान इंडिया को कहीं भी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहता, वो कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब हमने पावर को शेयर किया है सिर्फ इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि कोई स्टेट अगर चाहे तो हमें छोड़ करके अलग हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय यूनियन इंटैक्ट भी रहा और लोगों को अपने पावर्स भी मिल गए। तभी कहा जाता है दोस्तों कि देश के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी जबरदस्त है, कि इंडिया का एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दैट मींस पावर्स को क्या किया हमने, सेंट्रल और स्टेट के बीच में बांट दिया, डिवाइड कर दिया लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, और हर एक लेवल अपने रिस्पेक्टिव एरिया में पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट्स में पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो देश के अंदर पावरफुल है ही। ठीक है, तो अगर आप देखोगे दोनों को अपनी अथॉरिटी कहां से मिलती है, दोनों को अपनी अथॉरिटी मिलती है दोस्तों देश के संविधान से। तो देश को चलाने वाली जो सरकार है वो कहलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल्स पे स्टेट्स को रन करती है सरकार वो कहलाती है स्टेट गवर्नमेंट। और इसी 2 टियर सिस्टम को हमने 3 टियर बना दिया, मतलब 3 लेवल्स का बना दिया। कैसे, एक और लेवल ऐड करके, जैसे आप कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का काम है जो आपके गांव देहात हैं, जो आपके छोटे शहर हैं, इन सभी के बेसिक चीजों को मैनेज करना। तो इससे क्या होगा, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हम स्टेट को, देश को यहां पे रन कर पाएंगे। तो ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है ना पावर शेयरिंग का, कि लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रही है, इसे हम कई बार वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे कई बार हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आप देखोगे पावर को शेयर किया जा रहा है। देखिए भारत के संविधान की खासियत यह है कि नो डाउट यहां पे सबकी अपनी इंडिविजुअल पावर है, सबका अपना एरिया है जिसके अंदर वो पावरफुल है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात की जाए दोस्तों तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल। और ऐसा इसीलिए किया गया ताकि कभी ऐसे खराब सिचुएशंस हो जाएं तो ऐसा ना हो कि देश के और टुकड़े हो जाएं, देश और बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि नो डाउट स्टेट्स के साथ लोकल गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर की जाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कल को ये बोले कि मैं देश छोड़ के अलग देश बनाना चाहते हूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि देश का जो संविधान है वो नो डाउट फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो काफी यूनिटरी है। मतलब हमारे देश में जहां एक तरफ पावर डिवीजन है, वहीं कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स या ऐसे भी केसेस हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है ताकि देश यूनिटी और अखंडता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोस्तों हमने क्या देखा कि दो इंडिया हैज अ फेडरल फॉर्म, लेकिन कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं जा सकता, जिससे देश की यूनिटी बनी रहती है। फेडरल सेटअप लोगों को, अलग अलग कल्चर्स के जो लोग हैं, अलग धर्मों के, वो साथ में मिलकर के रह पाए, इसकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आप पावर शेयर कर दी है तो हर एक स्टेट के पास अपनी पावर है, अपने स्टेट को अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर के हिसाब से रन करने की। तो इससे क्या है कि लोग ज्यादातर संतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े का चांस कम हो जाता है। दैट इज वाई हमने फेडरल फीचर को भी अडॉप्ट किया। ठीक है, सो पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ये क्लियरली संविधान में दी गई हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो, इसको हमने डिवाइड कर दिया है। और कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट संविधान को वायलेट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को आप वायलेट नहीं कर सकते, क्लियर शब्दों में बता दिया गया दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ स्टेट्स यहां पे सरकार की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं। जैसे आप राज्यसभा देखो तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। यहां के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो अलग अलग स्टेट के असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, वहीं से अपॉइंट होकर के राज्यसभा में आए। तो आप कह सकते हो कि जब देश में कोई भी बिल पास होता है ना, इवन सेंट्रल लेवल पे, तो भी स्टेट्स का उसके अंदर कहीं ना कहीं बेटा से होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम स्टेट से पूछते ही नहीं, क्योंकि स्टेट्स के ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके राज्यसभा में, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना बिल फॉर्मेशन में। चलिए, तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों,
यहाँ पे सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बता दिए गए। ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, किस रिसोर्स से आएगा, इसकी पूरी जानकारी आप देखोगे यहां पे दी हुई है, सो दैट इसको लेके भी लड़ाई झगड़े यहां पे ना हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ नॉन फेडरल फीचर्स के जो हमारे देश के संविधान को बहुत खास बनाते हैं। कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं बेटा, जो पावर्स को लिमिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। तभी तो कहा जाता है ना कि इंडिया जो है फेडरल है अपने फॉर्म में, लेकिन यूनिटरी है स्पिरिट में, कि अपने फॉर्म में जिस तरीके सरकार चल रही है वो तो फेडरल गवर्नमेंट का एग्जांपल, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमारे अंदर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। जैसे डॉगेश भैया क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे तुमको, बबुआ है ना, तो क्या कह रहे हैं, हमारे संविधान क्या कह रहा है स्टेट्स वालों से, ऐसे थोड़ी चले जाओगे, तुम्हें जाने थोड़ी देंगे हम, तुम्हें पावर दे रहे हैं ताकि तुम स्टेट को सही से मैनेज कर पाओ। लेकिन कल को तुम ये सोचो कि इंडियन यूनियन ही छोड़ देंगे हम भैया, तो तुमको ना जाने देंगे। ठीक है, तुमको ना जाने देंगे यू इंडियन यूनियन छोड़ के, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे देश के संविधान वाले सब जो है एकदम चालाक चतुर चालाक थे भाई। उन्होंने कहा कि देखो हमें पता है आगे चल के हो सकता है कहीं ऐसा हो जाए कि कोई स्टेट कहे कि हमें तो अलग जाना है, अलग देश बनाना है, तो इससे बढ़िया है कि स्टेट्स को पावर तो दो, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी भी दो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ज्यादा स्ट्रांग साबित हो, और उसी को हम कहते हैं द यूनिटरी फीचर्स या नॉन फेडरल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोस्तों क्या है यूनिटरी फीचर्स? नंबर 1 दोस्तों, पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर देना। देखो अब आपको सुनने में लगता होगा अरे यार सर पावर डिवीजन हो रहा है, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे मजबूत है, तो आइए समझाता हूं आपको। देखो पावर को हम लोग जनरली ना 2 से 3 लिस्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला कहलाता है यूनियन लिस्ट, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आपके, डिफेंस हो गया देश का, बैंकिंग सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इस पे आपको ना एक जैसी पॉलिसी चाहिए। इस पॉलिसी में वेरिएशन आ जाएगा तो कभी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। तो एक जैसी पॉलिसी कौन बना सकता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट देश की, है ना। तो जितने भी सब्जेक्ट्स जो कंट्री के लिए बहुत एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट है वो सभी हमने यूनियन लिस्ट में डाल दिए, और इस पे लॉस कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही स्टेट से जुड़े जो मुद्दे हैं, स्टेट की पुलिस हो गई, स्टेट का एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है स्टेट ज्यादा बेहतर समझता है, तो इसको हमने किस में डाल दिया? स्टेट लिस्ट में। फिर एक लिस्ट और आई जिसे कहा गया कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे शादी के रिलेटेड लॉज हो गए, एजुकेशन रिलेटेड लॉज हो गए, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, चाहे हम बात करें स्टेट लेवल पे। तो यहां कहा गया कि देखिए भैया दोनों ही सरकारें लॉज बना सकती हैं, लेकिन अगर कंफ्लिक्ट हो गया, दोनों सरकारों में बहस हो गई लॉ को लेकर के, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया गया लॉ है वही यहां पे प्रिवेल करेगा। तो आप देखो ना सेंट्रल पावर हो गई कि नहीं। यहां पे 3 लिस्ट थी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 2 में तो सेंट्रल ही ज्यादा पावरफुल है, एक स्टेट लिस्ट ही तो ऐसी है बच्चे जिसमें स्टेट के पास फुल पावर है, बाकी सेंट्रल के पास पावर है यूनियन लिस्ट के अंदर। इवन कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर स्टेट का बनाया हुआ कोई भी लॉ सेंट्रल के साथ क्लैश करता है तो सेंट्रल वाला ही माना जाएगा, स्टेट वाला नहीं माना जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी यहां पे। अच्छा अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, एक होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट। तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट बेसिकली वो मुद्दे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत बाद देश में आए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आज के टाइम का, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया। तो इन सबको हमने एक और लिस्ट में डाल दिया रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की। इस पे भी जो लॉ है वो कौन बनाता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। तो आप देख सकते हो इन सब केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो देश का संविधान एक ही है, ठीक है, जहां से दोनों को ही पावर्स मिलती हैं, चाहे कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। सिटीजनशिप हमारे पास एक ही है बेटा, हमारे पास कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे यूएस में होती है कि आप वहां के स्टेट के भी सिटीजन हो और यूएस के भी सिटीजन हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो देश के अंदर, आपके ऊपर सेम संविधान लागू होगा, आप इंडियन ही कहलाओगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो राज्यसभा है वहां पे भी आप देखोगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट्स को। क्यों भाई? क्योंकि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है ना उसके ज्यादा लोग आपको वहां पे दिखाई देंगे, तो पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरीज कौन होती है दोस्तों? यहाँ पे बेसिकली वो एरियाज हैं जो इतने बड़े नहीं कि स्टेट बना दिए जाएं, इतने छोटे भी नहीं कि इसे पुराने स्टेट के साथ मर्ज कर दिए जाएं। तो ये इंडिपेंडेंट एरियाज होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मैनेज करती है। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब ही हो गया, टेरिटरी मींस एरिया, यूनियन मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन एरियाज को कंट्रोल करी, जैसे दिल्ली हो गया आपका, एनसीटी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया आपका, ठीक है, तो ये वो एरियाज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कंट्रोल करती हो चलाती है, तो इसे कहा जाता है द यूनियन टेरिटरी। इसको चलाने का अधिकार भी स्टेट्स के पास नहीं होता। इज इट क्लियर गाइस? चलिए तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी यहां पे लिख देता हूं, मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया था कि भाई रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में भी जो है क्या होता है, किसकी ज्यादा पावर होती है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सबसे ज्यादा पावर होती है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, रेसिडु का मतलब होता है बच जाना। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो संविधान बनने के बहुत बाद में आए थे दोस्तों। एज ए रिजल्ट इन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स माना जाता है, और पावर किसके पास होती है? यहाँ पे सेंट्रल के पास होती है। पावर इस पे बनाने की किसके पास होती है दोस्तों? यहाँ पे सेंट्रल के पास होती है।
तो आपने जिस हिसाब का पावर डिवीजन देखा, आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि मेजर चीजें जो है सेंट्रल के पास ही आ रही हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट को हटा दिया जाए तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल पावरफुल, कॉन्करेंट में सेंट्रल पावरफुल, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में सेंट्रल पावरफुल, यूनियन टेरिटरीज को मैनेज करने में भी सेंट्रल पावरफुल है। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है ये एक तरफ इशारा करती है कि हमारे देश में जहां पे एक तरफ पावर डिवीजन है, वहीं पे कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो सेंट्रल को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ताकि देश की यूनिटी यहां पे खराब ना हो, अखंडता खराब ना हो। अब बात की जाती है दोस्तों टर्म कितना है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा, जिसे आप हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। ठीक है, तो आप समझ जाइए लोकसभा बेसिकली वो जगह है जहां पे हमारे द्वारा जो वोटिंग होती है, जो चुनाव होते हैं, उनके अंदर अपने वोट्स डाल के हम जिन लोगों को जिताते हैं, विनर्स बनाते हैं, वो लोग बन के जाते हैं लोकसभा के मेंबर। इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो लोकसभा अगर आप देखोगे जनरली 5 साल के लिए अपॉइंट होती है। इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। और ऑफिशियली कौन करेगा ये काम? देश के राष्ट्रपति। ठीक है, या फिर इमरजेंसी के केसेस में 1 साल तक इसके टर्म को बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों लोकसभा तब डिसॉल्व होगी जब जनरली जो रूलिंग पार्टी है वो आपका कॉन्फिडेंस वोट हार जाती है, मतलब जब ऑपोजिशन या देश ये कहे कि हमें इस पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, एक वोटिंग करवाई जाती है पार्लियामेंट में, अगर वो हार गए तो रूलिंग पार्टी को रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में या तो ऑपोजिशन सरकार बना लेगी या फिर हो सकता है पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ये ऑफिशियली डिसॉल्व कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा, बट एडवाइस किसका लगेगा? पीएम का लगेगा। या मान लीजिए देश के अंदर इमरजेंसी आती है तो ऐसे में लोकसभा का टर्म 1 साल से बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए कॉम्पोजिशन की बात करें दोस्तों तो पहले यहां पे 552 मेंबर्स हुआ करते थे, ये ओल्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? करंट मैक्सिमम है बेटा 550। ठीक है, करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? दैट इज 550। क्योंकि जो 2 मेंबर्स थे ये बिलोंग करते थे आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। तो हमारे देश में बड़ी छोटी से लोग हैं, नंबर है लोगों का, उनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। मतलब वो लोग जिनके एक पेरेंट जो है इंडियन है और एक कोई यूरोपियन होगा, तो उसको हम एंग्लो इंडियन कहते थे। तो पहले इनके लिए ना 2 सीटें लोकसभा में रिजर्व थी और राष्ट्रपति इन 2 लोगों का नॉमिनेट किया करते थे। अब ये हटा दिया गया, अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अभी आपको क्या याद रखना है कि अभी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 550 है, जिसमें से 530 मेंबर्स कहां से आने चाहिए दोस्तों? स्टेट से, और 20 मेंबर्स लगभग यूनियन टेरिटरी से आने चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इस टाइम लोकसभा की? 500, करंट मैक्सिमम कितनी है? 550। और अगर आपसे पूछा जाए करंट स्ट्रेंथ कितनी है, अभी के टाइम पे कितनी स्ट्रेंथ है, तो आप कहेंगे सर 543। ठीक है, मैक्सिमम कितनी है दोस्तों? 550 है, पहले 552 552 हुआ करती थी, पर 2 अभी हटा दिए गए। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस यहां पे हटा दिए गए दोस्तों। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख लेते हैं, नाउ इट इज रिमूव्ड। यहां पे लिख दीजिएगा नाउ रिमूव्ड, कि पहले हुआ करता था कि एंग्लो इंडियन समाज के 2 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते थे, बट अभी हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो अभी कितनी स्ट्रेंथ है? करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। मैक्सिमम कितनी है करंट में? 550। इसमें से 530 मेंबर्स के आसपास जो है मैक्सिमम स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 20 मेंबर मैक्सिमम जो है वो हमारे यूटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैक्स स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्स कितनी? 550। इसमें से 530 जो है स्टेट से होने चाहिए मैक्सिमम, और 20 मैक्सिमम यूटीज से होने चाहिए। पहले 552 थी, बट 2 हटा दिए गए बिकॉज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स अब नहीं रहेंगे। ठीक है, उसमें तो इसको अमेंडमेंट के द्वारा चेंज कर दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब लोकसभा चुनाव होते हैं ना बेटा, उसमें भी जो हम लोग यहाँ पे किसी भी स्टेट को सीट्स अलॉट करते हैं, वो अलॉट किए जाते हैं उनकी पॉपुलेशन के आधार पे। तो कभी भी जब लोकसभा चुनाव होता है तो हम क्या करते हैं? पूरे देश को डिवाइड कर लेते हैं पॉपुलेशन के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों? पॉपुलेशन के आधार पे। तो जिस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है, आप देखोगे सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा मेंबर्स वहीं से अपॉइंट होकर जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, तो आप देखोगे 80 लोकसभा सीटें रखता है, मतलब 80 एमपी जो है वो उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट में भेजता है, तो ये लार्जेस्ट है। इसीलिए आप देखो ना, उत्तर प्रदेश को लेकर सारे पॉलिटिशियंस पागल होते हैं। या आप सोचो अगर उत्तर प्रदेश आपने जीत लिया मेजोरिटी के साथ, तो बहुत ज्यादा मेंबर्स आपके पार्लियामेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यूपी के पास सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, एक सीट मतलब पार्लियामेंट के अंदर आपका एक बंदा, एक एमपी कंफर्म है। ठीक है, तो एक आप देखोगे जब कभी भी चुनाव होता है तो पूरे देश को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। हर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बेटा बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, जो जीतता है वो कहलाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर, यानी उसने एक सीट अभी रिकॉर्ड कर ली है पार्टी के नाम से, या वो एक बंदा सेलेक्ट हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे हम लोग इस चीज को रेफर करते हुए चलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चले,
अब लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको मान लीजिए लोकसभा का चुनाव लड़ना है, आप भी चाहते हो भैया मैं भी लोकसभा का मेंबर बनूं, तो आपको 25 ईयर्स का होना मैंडेटरी है, इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है, वोटर्स लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए, आप कर्जे में नहीं होने चाहिए, डेप्ट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, या इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए आप, है ना, ये बुक किताबों में शब्द यूज किया जाता है इंसॉल्वेंट, मतलब कर्जे के अंदर नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, मतलब कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आप ना कर रहे हो जिससे आपको सैलरी आ रही हो सरकार के साइड से, ठीक है। साथ ही साथ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, मतलब जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहे हो उस टाइम पे कोई क्रिमिनल चार्ज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में था कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, 50 मर्डर किया हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जिस टाइम आप फाइल कर रहे हो नॉमिनेशन उस टाइम पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, और आपकी दिमागी हालत ठीक होने चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपके क्वालिफिकेशन की फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। डिस्क्वालीफाई इसी का उल्टा कर लीजिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, अनसाउंड माइंड का होना, या किसी कर्जे में होना दोस्तों, इंडियन सिटीजन ना होना, ठीक है, या आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है, ऐसे केस में भी आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ के थ्रू, ठीक है, कोई ऐसा लॉ है जो आप फॉलो नहीं कर रहे, पार्लियामेंट का बनाया हुआ, उस केसेस में भी यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। चलिए अब अगर आप बात करें तो सीट्स खाली कैसे होती हैं, देखिए नंबर 1 आप रिजाइन दे दें, अपनी पोजीशन से आपने रिजाइन दे दिया तो सीट खाली हो जाएगी, या फिर मान लीजिए 60 दिन से आप लगातार एब्सेंट है, आप आए नहीं मेंबर, आप आए नहीं, है ना, अपनी जो पार्लियामेंट की कार्यवाही थी, बिजनेस था, उसको अटेंड करने ही आप नहीं आए, 60 दिन से ज्यादा हो गया, ठीक है। तीसरा हो सकता है दोस्तों यहाँ पे कि आप स्टेट लेजिस्लेचर में जा रहे हो, मान लीजिए आप लोकसभा के मेंबर हैं, अब आपको लगा कि स्टेट के अंदर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे में पहले आप अपनी लोकसभा सीट से रिजाइन करोगे, तब जाके आप स्टेट का चुनाव लड़ पाओगे। सिमिलर फॉर द स्टेट ऑल्सो, अगर स्टेट का बंदा लोकसभा में आना चाहता है तो डेफिनेट सी बात है उसे स्टेट वाली पोजीशन को खाली करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाकर के वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है। तो ये कंडीशंस आपके वेकेशन ऑफ द सीट्स के। अब अगर मैं बात करूं प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट के, आखिर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर क्या काम होता है दोस्तों, आपको भी जिज्ञासा होगी जानने की, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मटर छील के खाते हैं, चने चबाते रहते हैं लोग, आपने देखा होगा कई बार पार्लियामेंट के अंदर की मीटिंग्स की फोटोज वायरल हो जाती हैं, वीडियोस वायरल हो जाती है ना, कि लड़ रहे हैं आपस में, बातचीत चल रही, झगड़ा चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। तो देखो पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों क्या होता है, सेशंस होते हैं। तो सेशंस बेसिकली एक तरीके से आप कह लीजिए वो कॉमन मीटिंग्स जब हाउस के लोग बैठते हैं, इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन या चर्चा होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें पास की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर, नए बिल्स नए रेगुलेशंस लाए जाते हैं। कोरम बेसिकली वो स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए होते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के लिए। और तीसरा आ जाता है क्वेश्चन आवर, जहां पे आप सवालात करते हैं कई प्रकार के रूलिंग गवर्नमेंट एंड रूलिंग मिनिस्टर्स से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सेशंस। तो देखो प्रेसिडेंट क्या करता है, हर एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को बुलाता है, समन मतलब कॉल करना, जब पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं ना उसके बाद एक कॉमन ज्वाइंट मीटिंग होती है जिसको राष्ट्रपति महोदय जो है हमारे एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो हर हाउस को अगर आप देखोगे ना तो साल में एटलीस्ट 2 बार तो मिलना ही होता है, और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक सेशन अगर मान लेते हैं खत्म होता है फॉर एग्जांपल सितंबर में, तो 6 महीना कैलकुलेट कर लीजिए आप, 6 महीने बाद अगला सेशन होना मैंडेटरी है। तो जनरली 3 सेशंस होते हैं साल के अंदर, पहला कहलाता है बजट सेशन जिसमें देश का बजट पास होता है, दूसरा मॉनसून सेशन कहलाता है, और तीसरा विंटर। अब इनमें से आपको मिनिमम 2 सेशंस के लिए तो आना ही आना पड़ेगा, साथ में बैठना पड़ेगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए एक हो सकता है आप स्किप कर दो, लेकिन फिर भी 2 तो मैंडेटरी है, और इन 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कोरम, देखो कोई भी बिल आप तब तक पास नहीं कर सकते पार्लियामेंट पे जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ना हो, एक मिनिमम संख्या होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तभी जाके बिजनेस यहां पे पार्लियामेंट की कार्यवाही की जा सकती है, कोई भी बिल को पास किया जा सकता है, ठीक है। इसी मिनिमम संख्या को हम कहते हैं कोरम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोरम। तो मान लीजिए अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नहीं है या कोरम एब्सेंट है हमारे हाउस में, तो यहाँ पे जो स्पीकर महोदय है वो क्या करेंगे, हाउस को एडजर्न कर देंगे, मतलब उस दिन के लिए 2-3 दिन के लिए टेम्परेरी रोक देंगे, ठीक है, स्थगित करना कहते हैं इसे, राइट। तो जब तक रिक्वायर्ड कोरम नहीं आ जाता तब तक अपना काम नहीं हो सकता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए कोरम क्या है, वो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिनके बिना आप कोई भी कार्यवाही कोई भी बिल्स वगैरह पास नहीं कर सकते। तो इतने मेंबर्स होने चाहिए तभी कोई कार्यवाही आगे होगी। जब ये लोग नहीं प्रेजेंट होते तो यहाँ पे स्पीकर साहब क्या करते हैं, हमारे हाउस को, लोकसभा को खासकर जो है अडजर्न कर देते, कहते कि अभी खाली हम इसको स्थगित कर रहे हैं, अभी आगे कार्यवाही करेंगे, जब लोग आ जाएंगे देन वी विल स्टार्ट टू हैव द वर्क, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आर की अगर हम बात करें बेटा, ये वो टाइम है पार्लियामेंट में जब एक मेंबर ऑफ द हाउस अपने रूलिंग पार्टी से या सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब सरकार है दोस्तों, देखो हमारे लोकसभा में आप देखोगे 2 ग्रुप्स हैं, एक आपका रूलिंग समुदाय है, रूलिंग पार्टी है जो आपके देश की सरकार चला रही है, और एक वो पार्टी है जो आपके ऑपोजिशन में है, ठीक है। तो ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, जो रूलिंग पार्टी है, सरकार है, उससे कई सारे पब्लिक मुद्दों के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल करते हैं, और वही कहलाता है आपका क्वेश्चन आवर का टाइम।
तो यहां पे अगर आप देखोगे जो राइट है मेंबर्स का सवाल पूछने का, इसे कहा जाता है इंटरपलेशन। क्या कहा जाता है? इंटरपलेशन। तो राइट ऑफ द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरपलेशन। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो पहला घंटा है, पहला घंटा एवरी वर्किंग डे का, पार्लियामेंट में जो भी वर्किंग डे उसका पहला घंटा अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आर के लिए ही रिजर्व किया जाता है। आई बात समझ में? तो हमने क्या देखा? पार्लियामेंट की वर्किंग का पहला आर क्या कहलाता है? क्वेश्चन आर कहलाता है, जहां पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे रूलिंग पार्टी से और मंत्रियों से सवाल पूछते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, पब्लिक इंपॉर्टेंस के। कितने प्रकार के सवाल होते हैं? देखिए जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले होते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट क्वेश्चंस बेटा वो होते हैं जिसपे ओरल आंसर रिक्वायर्ड होते हैं। मान लीजिए मैंने रेलवे मंत्री से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा और मुझे उसका ओरल आंसर चाहिए, तो ये स्टार्ट क्वेश्चन कहलाएगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जिसपे मुझे रिटन आंसर चाहिए। अब इसके लिए मुझे लगभग 10-11 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो 10 दिन एडवांस में बताना पड़ेगा कि मुझे इस टॉपिक पे पूरा रिटन आंसर चाहिए। तो जो मंत्री है वो अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लंबा चौड़ा आंसर तैयार करके लाएगा और फिर पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होगा। और फिर होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मतलब 10 दिन से कम नोटिस आपने दिया हुआ है मंत्री साहब को या मिनिस्टर साहब को और आप उनसे आंसर मांग रहे हो। अब ऐसे में डिपेंड करता है कि जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पूरा उसके हाथ में। बिकॉज आपने शॉर्ट नोटिस दिया, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया। 10 दिन से कम का आप समय दे रहे हो, तो इतने समय में हो सकता है वो आंसर ना तैयार कर पाए। तो 100% डिपेंड्स अपॉन द पर्सन जिसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि उसको ले करेगा सॉल्व या नहीं करेगा। तो इसमें आप मैंडेटरी नहीं कर सकते उसके साथ। बाकी ये तो अगर आप देखोगे तो मोर ओवर मैंडेटरी टाइप के होते हैं, मतलब आपको आंसर करना पड़ता है। स्टार्ट में ओरल आंसर्स, अनस्टार्ट में रिटन आंसर्स। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें एक मोशन की, तो देखो दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं, है ना, हमारे देश के आसपास भी होती रहती हैं। और इन घटनाओं पे सरकार का कभी कभी इमीडिएट अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे कंसेप्ट आता है आपके मोशन का। तो मोशन क्या है? एक प्रपोजल है, एक ऑफिशियल प्रपोजल है दोस्तों, जो किसके सामने किया जाता है? बाय अ मेंबर ऑफ हाउस, है ना, ताकि जो है इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर को डिस्कस किया जा सके सबको छोड़ करके। तो हमने क्या देखा यहां पे कि मोशन क्या है? एक प्रपोजल है जो एक मेंबर ऑफ द हाउस मूव करेगा, हाउस के अंदर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई बाकी सब चीजें छोड़ करके इस मुद्दे पे डिस्कशन किया जाए। तो मेंबर्स इसकी मदद से क्या करते हैं? सरकार का जो ध्यान है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैटर्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कि सरकार बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर्स की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट करे, इसीलिए क्या लाया जाता है दोस्तों? यहां पे मोशन लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे जनरली 2 मोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, एक एडजर्नमेंट हो गया और एक आपका नो कॉन्फिडेंस हो गया। जिसमें आपका नो कॉन्फिडेंस बेटा क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे हो कि इन दोनों लोगों को आपस में कॉन्फिडेंस नहीं रहा और लड़ाई झगड़ा यहां पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा एडजर्नमेंट मोशन, कभी भी ये वर्ड आपके सामने आ जाए उसमें मोशन लगाओ। अडजर्न अलग चीज है, अडजर्न मतलब टेम्परेरी टाइप से किसी चीज को स्टॉप कर देना। अडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है जहां पे अगर ये पास हो गया तो सरकार क्या करेगी? बाकी सभी मैटर्स को साइड करके अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को यहां पे डिस्कस करेगी और सोल्यूशन निकालेगी। जैसे देश में कोई भारी कलामिटी आ गई, कोई भयंकर डकैती पड़ गई, कोई भयंकर अटैक हो गया, तो ये क्या है? इमीडिएट रेजोल्यूशन वाला मैटर है। तो इस टाइम पे आपको इसी को केटर करना चाहिए, बाकी सारी चीजें साइड कर दीजिए। तो ये काम करवाने के लिए क्या लाया जा सकता है? एडजर्नमेंट मोशन पास करवाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये पास हुआ पार्लियामेंट में तो क्या होगा? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन है, जिससे क्या होता है? जो अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन के मैटर्स हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है, लीविंग ऑल द अदर बिजनेस असाइड। तो ऐसे मोशंस कब अलाउ होते हैं? जब लार्ज स्केल डकैती पड़ जाए, वायलेंस हो जाए देश के अंदर, डिजास्टर्स कैलामिटी आ जाए, है ना, दंगे वंगे हो रहे हो, तो ऐसे केसेस में इनको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई एडजर्नमेंट मोशन यहां पे लाया जाता है। तो एडजर्नमेंट मोशन का मतलब यही है कि अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन के मैटर्स को डिस्कस किया जाए, बाकी सब चीजों को साइड करके। अब नो कॉन्फिडेंस कब पास होता है दोस्तों? ये वो प्रपोजल है जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट में क्या करता है? नो कॉन्फिडेंस प्लेस करता है। मतलब मान लीजिए आपने अभी जो है नेपाल का केस देखा होगा कि वहां पे कितना भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है दोस्तों, है ना, एकदम वहां के पीएम वगैरह जो है सब छोड़ छाड़ के भाग गए। ठीक है, मतलब भयंकर वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो संविधान है वो इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि हमको एक्सपेक्टेड था कि कभी ऐसे कंडीशंस भी आ सकते हैं कि मान लीजिए रूलिंग गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही होगी, है ना, वो लोगों के ओपिनियन पे खड़ी नहीं उतर पा रही होगी। तो ऐसे केसेस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऐसे में रूलिंग गवर्नमेंट को हटाया जा सके, और वहां पे आता है दोस्तों आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब मान लेते हैं कि देश की जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या फिर उनका जो काउंसिल है, उनकी सरकार है, उससे बहुत ज्यादा नाराज है। ठीक है, और अपनी आवाज को जो है ऑपोजिशन के थ्रू जो है पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं।
बिकॉज ऑपोजिशन क्या करेगा, लोगों के इन्हीं मुद्दों को तो पिक करेगा ना। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लोग बहुत ज्यादा आक्रोश में कह रहे हैं कि नहीं यार देश सही नहीं चल रहा, तो ऑपोजिशन ऐसे में स्पीकर के पास एक रिक्वेस्ट लेके जा सकता है, ठीक है, कि हम जो है करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मोशन लाना चाहते हैं। कौन सा मोशन? नो कॉन्फिडेंस, कि हमें जो है करंट सरकार के वर्किंग में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, देश के लोग भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे। तो ऐसे में क्या होगा, आपको ऐसा मोशन पास कराने के लिए 50 लोगों का यार सपोर्ट लगेगा। जब तक 50 लोग आपके सपोर्ट में नहीं है तब तक ये मोशन आगे नहीं लाया जाता। 50 लोग आपके सपोर्ट में हैं तो आप इस बात को लेके स्पीकर के साथ पास जाओगे, स्पीकर इस रिक्वेस्ट को देखेगा, अगर इस रिक्वेस्ट वैलिड हुई तो फिर क्या किया जाएगा, इसका डिस्कशन करना स्टार्ट किया जाएगा। एक बार डिस्कशन हो जाएगा फिर इस पे वोटिंग होगी। अगर ये वोट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट चले गए तो रूलिंग पार्टी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएगी दोस्तों, और ऐसे में उसे रिजाइन देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री और पूरी काउंसिल जो है यहां पे रिजाइन कर देगी, सरकार गिर जाएगी। अब या तो अगर ऑपोजिशन में दम है तो वो सरकार बना सकती, नहीं है तो पार्लियामेंट डिसॉल्व होगा, री इलेक्शंस के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटे यहां पे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा में तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। तो एक तरीके से सरकार अपनी मनमानी ना चलाए इसके लिए हमारे संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन लाया गया था। एक और टर्म हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस की जब बात की जाती है ना दोस्तों, तो गवर्नमेंट जब रिजाइन करती है, मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर यहां पे ये कह सकता है कि हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, राष्ट्रपति को सजेस्ट कर सकता है कि हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए, री इलेक्शंस करवाते हैं, दोबारा नई सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यहां पे डिसॉल्व कर सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करे, अगर यहां पे कोई भी ऐसी पार्टी नहीं ऑपोजिशन में जो सरकार बनाने का दावा पेश कर पाए, ठीक है। मान लीजिए ऑपोजिशन मजबूत है, सरकार बनाने का दावा पेश कर पा रहा है तो उसे मौका मिलेगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीएम के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति जो है हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो हाउस यहां पे अडजर्न भी किया जा सकता है अगर मान लेते कोई सिटिंग मेंबर आपका मर जाता है या फिर फॉर एग्जांपल डिसऑर्डर या कोरम यहां पे नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हाउस को हटाया जा सकता है, मतलब हाउस को मतलब कुछ टाइम के लिए जो है आप कह सकते हो रोका जा सकता है, ठीक है। तो अगर सरकार गिर गई, ऑपोजिशन सरकार नहीं बना पाई, तो ऐसे केस में डिसॉल्व हो जाएगा, नई सरकार के लिए इलेक्शंस होंगे दोस्तों। या फिर मान लीजिए और भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपके हाउस की नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकती है। मान लीजिए कोई करंट एमपी जो था उसकी डेथ हो गई, या फिर बहुत ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर हो गया हाउस के अंदर, बहुत दंगा फसाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे में भी हाउस को कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, मतलब उसकी फंक्शनिंग को। अब हम आ जाते हैं स्पीकर के फंक्शंस पे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ओम बिरला जी इस टाइम, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहां पे क्या करता है, क्या होते हैं इसके बेसिक पावर्स, कैसे ये जो है बाकियों से बहुत डिफरेंट है। तो देखो दोस्तों, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैसे अपॉइंट होता है। नंबर 1, सबसे पहले इसे भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही बनना पड़ेगा, मतलब इसे भी जनरल इलेक्शंस में चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतेगा तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनेगा। एक बार मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बन गया तो क्या होता है कि सभी मेंबर्स मिल करके अपने बीच में से किसी एक इंसान को स्पीकर बना देते हैं। लेकिन एक बार ये स्पीकर बन गया दोस्तों तो उसको अनबायस्ड होना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी भी साइड से बन सकता है स्पीकर, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो अपने बीच में से ही किसी को स्पीकर अपॉइंट करते हैं। जनरली देखा गया है कि रूलिंग पार्टी वाले इसमें ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन एक बार अगर स्पीकर बन गया दोस्तों तो इसको जो है इंपार्शियल होकर एक्ट करना पड़ेगा। 5 सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है स्पीकर साहब का, ठीक है। स्पीकर को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, जो अगर मान लीजिए स्पीकर एब्सेंट है तो उसके एब्सेंस में जितना भी उसका काम है वो डेप्यूटी स्पीकर या असिस्टेंट यहां पे संभालेगा, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, नंबर 1 पहला फंक्शन क्या है इसका, कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। जितने भी बच्चों यहां पे काम काज होते हैं आपके हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, सबको कौन मॉनिटर करता है, आपका स्पीकर। कौन इंसान कितने मिनट के लिए बोलेगा, कौन कैसा डिस्कशन करेगा, ये भी कौन अलॉट करता है, हमारा स्पीकर करता है, ठीक है। इसका डिसीजन पार्लियामेंट्री मैटर्स के अंदर फाइनल होता है। जितने भी बिल लोकसभा में पास किए जाते हैं उसको स्पीकर का सिग्नेचर मिलना मैंडेटरी है, स्पीकर साइन करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो इश्यूज डिस्कस होते हैं लोकसभा में उनके ऊपर वोटिंग करवाना, रिजल्ट अनाउंस करना किसका काम है दोस्तों, स्पीकर का। इसके अलावा दोस्तों स्पीकर ये भी डिसाइड करता है कि कोई बिल ऑर्डिनरी है या फिर मनी बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की बात की जाए तो जितने भी रिक्वेस्ट या डॉक्यूमेंट्स होते हैं हाउस के, सब किसके पास दिए जाते हैं दोस्तों, स्पीकर के पास। इसके अलावा जितने भी डिसीजंस हाउस में लिए जाते हैं वो कंसर्न्ड लोगों को कौन इन्फॉर्म करता है, हमारा स्पीकर ही इन्फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज होती हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि क्या चल रहा है हाउस के अंदर, कौन किसकी जिम्मेदारी है, स्पीकर की, ठीक है। डिसिप्लिनरी फंक्शंस, देखिए हाउस के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना, यहां पे साइलेंस या शांति मेंटेन करना किसका ना काम है, स्पीकर का। ये इट्स जस्ट लाइक अ क्लास टीचर या मॉनिटर या कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हाउस में हल्ला हो रहा है, एक दूसरे के ऐसे मुक्केबाजी चल रही है, डिशुम डिशुम उड़ाया जा रहा है, तो हार ऐसे का तैसा लड़ाई चल रही है ना, गाली गलौज चला जा रहा है, तो हार का ये पत्थर फेंक के मार दिए बम,
समझ रहे हो? तो ऐसा लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है ना, तो उसको शांत कौन कराएगा? स्पीकर कराएगा। और जो कर रहा है उस मेंबर को सस्पेंड भी कर सकता है स्पीकर, ठीक है। साथ ही साथ ये बोलेगा भैया गाली गलौज ना करो, तो हर ऐसा का तैसा ना करो, ठीक है। ये भी डिसाइड करेगा कि क्या किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्या कोई ऐसा मेंबर था जो चीटिंग करके चुनाव जीत गया या चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल लिया, तो उसको हम कहते हैं डिफेक्शन करना। तो ऐसे एंटी डिफेक्शन लॉज होते हैं जो ऐसे लोगों को मतलब निकालते हैं, आप कह सकते हैं उनको पनिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये सेटिस्फाइड है इस बात से कि कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो है कल्प्रिट है, तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है हाउस से, ठीक है। तो ये पावर किसका होता है? हमारे स्पीकर का। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी, तो स्पीकर क्या करता है? जितनी भी कमिटीज होती हैं हमारे, क्या होते हैं पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमेटी होती है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी हो गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कमेटी हो गया। तो ऐसे सारी कमिटीज के चेयरमैन को अपॉइंट करना, उनके मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना किसका काम है दोस्तों? हमारे स्पीकर का, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ इसके मिले जुले फंक्शंस भी, मिसलेनियस फंक्शंस कहा जाता है। तो स्पीकर क्या करता है? ज्वाइंट सेशन भी कई बार कंडक्ट करवा लेता है दोनों हाउसेस के। तो मान लीजिए दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन हुआ, उसको भी कई बार स्पीकर प्रिसाइड कर सकता है, ठीक है, मैनेज कर सकता है। या फिर अगर आप देखोगे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस होते हैं, भारत में अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज, उनके जो कॉन्फ्रेंस होती है ना बेटा, उनकी जो मीटिंग होती है उसको भी ये प्रिसाइड कर सकता है ना, उनके चेयरपर्सन की मीटिंग को, ठीक है, कि यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। ये क्या है बेटा? इसके मिसलेनियस या मिले जुले फंक्शंस। तो आप देख सकते हो जो स्पीकर का प्रोफाइल है वो अपने आप में क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत मजबूत प्रोफाइल है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट राज्यसभा। अगर हम बात करें राज्यसभा या अपर हाउस की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। तो अभी तक हमने किसकी बात की थी? लोकसभा की बात की थी, और लोकसभा को जो मैनेज करता है स्पीकर, उसकी पावर्स की बात की थी। तो जैसे लोकसभा की सभी चीजों को स्पीकर मैनेज करता है, वैसे राज्यसभा के अंदर ये काम करता है देश के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट को इसीलिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, मतलब वो डायरेक्टली पार्ट नहीं है वहां का, बट ऑफिशियल जिम्मेदारी उसकी जो है वो संभाल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जैसे हमारे स्पीकर लोकसभा के, वैसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमारे राज्यसभा के देश के वाइस प्रेसिडेंट है। तो राज्यसभा क्या है दोस्तों? परमानेंट बॉडी है, इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं बेटा, वो हर मतलब 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो है 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, और हर 6 साल बाद 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर होते रहते हैं। तो ये बॉडी कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसमें क्या है कि सीक्वेंशली जो है मेंबर्स बदलते रहते हैं, कि 6 साल के लिए जो है आपके मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, और हर 6 साल 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स आते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राज्यसभा अपनी चलती रहती है। टोटल किसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 250 मेंबर्स की। 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं दोस्तों। ये 12 मेंबर्स अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा, कोई मीडिया में अच्छा, कोई सोशल वर्क में बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं दोस्तों, और बाकी 238 मेंबर्स को यहां पे इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कहां से आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स? स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। अगेन यहां याद रखिएगा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसके राज्यसभा मेंबर्स भी ज्यादा होते हैं। तो पॉपुलेशन के आधार पर ही आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो देखिए 30 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ बेटा आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, साथ भी किसी वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब आप नहीं कर रहे हो जिससे आपको पैसा आ रहा हो, वो जॉब आपकी होगी तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पे जिस टाइम इलेक्ट किए जा रहे हो, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, ना ही आपका दिमाग खराब होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए बेटा, है ना। अगर आप अनसाउंड माइंड के हुए तो आप यहां पे इनएलिजिबल हो जाओगे। तो याद रखिएगा, लोकसभा मेंबर बनने के लिए एज कितनी है? 25 साल। राज्यसभा बनने के लिए 30 साल है। सिटीजन ऑफ इंडिया सेम रहेगा। प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और किसी भी वोटर्स लिस्ट के अंदर आपका नाम होना मैंडेटरी है। तो ये क्या कंडीशंस है आपके हमारे राज्यसभा मेंबर बनने की। अब हमने क्या देखा था कि राज्यसभा को बेटा कौन मैनेज करता है? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले थे जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो ये बच्चे इन्होंने रिजाइन कर दिया हेल्थ रीजंस के चलते। अब जो नए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हमारे, वो हैं सीपी राधाकृष्णन। अगेन ये बीजेपी साइड वाले हैं भाई, एनडीए की तरफ से कैंडिडेट थे, और अगर आप देखोगे तो जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट थे वो हार गए हैं। इससे पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे बच्चों यहाँ पे, तो याद कर लीजिएगा, तो नए वाइस प्रेसिडेंट है ही सीपी राधाकृष्णन। अब इनके पास दो जिम्मेदारियां, पहली जिम्मेदारी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, दूसरी जिम्मेदारी है इनके पास राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की। तो वाइस प्रेसिडेंट दो प्रोफाइल के मतलब चीजों को निभाता है, वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और साथ ही साथ राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी वो बन के वहां के काम को मैनेज करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का। जितनी भी मीटिंग्स होती है राज्यसभा के अंदर, ठीक है,
वहां पे ये सब उसको मैनेज करते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी मैटर पे, किसी मुद्दे पे टाई हो जाता है राज्यसभा में वोटिंग के टाइम, तभी वाइस प्रेसिडेंट वोट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, डिप्यूटी चेयरमैन जो अगर आप देखोगे वो भी अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे मेंबर्स अपने बीच में से एक इंसान को डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं। ठीक है, सो दैट अगर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में ये जो है सारा कामकाज संभालेंगे। जैसे अभी जब तक जगदीप धनखड़ जी नहीं अवेलेबल थे, जब उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उस बीच में डिप्यूटी चेयरमैन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि राज्यसभा की सारी फंक्शनिंग को मेंटेन करना। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखोगे जब चेयरमैन नहीं होता तो उनके एब्सेंस में सारा काम ये करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो अभी तो हमने लोकसभा एंड राज्यसभा को इंडिविजुअली पढ़ा कि इसका क्या लॉजिक होता है, कैसे आप वहां पॉइंट होते हैं और कौन उसको मैनेज करता है। अब एज अ पार्लियामेंट एज अ होल अगर हम बात करें तो उसके भी कुछ फंक्शंस एंड पावर्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग पावर्स। ठीक है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा बेटा यहाँ पे लॉज बनाती है, किसके ऊपर? यूनियन लिस्ट के ऊपर, जिसके अंदर सारे देश से जुड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। फॉरेन डिफेंस हो गया, अपना फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस अपना, आपको है ना, आपकी ये सारी चीजें क्या है, देश से रिलेटेड हैं। तो इनके ऊपर मिल करके लॉस कौन बनाता है? हमारे देश की पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी। दोनों हाउसेस यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में भी मिलकर लॉस बना सकते हैं दोस्तों, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाता है किसी केस में, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, उसमें कंफ्लिक्ट हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल द्वारा बनाया गया लॉ ही प्रिवेल करता है। फिर हाउसेस यहाँ पे किसके ऊपर लॉस बना सकते हैं? उन मैटर्स पे जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है, मतलब इसको आप रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते, तो इसके ऊपर भी लॉस बनाने का पावर किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास, हमारे हाउसेस के पास। साथ ही साथ पार्लियामेंट बेटा उन सब्जेक्ट्स पे भी लॉस बना सकता है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन ये कब होगा? इमरजेंसी के दौरान। मान लीजिए स्टेट में प्रेसिडेंट रूल बन गया, ठीक है, इमरजेंसी लागू हो गई, तो ऐसे केस में हमारी जो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि ये जो सब्जेक्ट है आपका स्टेट, अच्छा ये जो है मतलब देखो इसको ऐसे समझो आप बहुत आसानी से, दो केसेस यहाँ पे। नंबर 1, मान लीजिए किसी स्टेट में लग गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है, अब वहां की स्टेट गवर्नमेंट तो लॉज बनाएगी नहीं, कानून चलाएगी नहीं वहां पे, तो ऐसे केसेस में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है उस स्टेट के लिए लॉज बनाने की। इवन जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। या फिर मान लीजिए राज्यसभा कहती है कि ये जो स्टेट लिस्ट का मुद्दा है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है और इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास कर देती है दोस्तों, तब भी आप इसमें लॉज बना सकती है पार्लियामेंट में। या फिर जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स यहां पे राज्यसभा में ये कहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कॉमन लॉ चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बनाए, तो भी आप देखोगे यहां पे लॉ बन सकता है। तो हमने क्या देखा कि 3 ऐसे क्राइटेरिया जहां पे पार्लियामेंट स्टेट्स रिगार्डिंग लॉज बना सकता है। नंबर 1, जब स्टेट में इमरजेंसी लागू हो तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होगी, तो लॉज कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। दूसरी बात, स्टेट यहां पे राज्यसभा इस बात से 100% अग्री करती हो कि स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो एक रेजोल्यूशन पास करके उस पर लॉ बनाए जा सकते हैं। या दो से ज्यादा स्टेट्स ये चाहते हो कि इस स्टेट लिस्ट के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाए? यहां पे पार्लियामेंट बनाए, तो भी जो है पार्लियामेंट यहां पे लॉ बना सकती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास करते हैं ना, जब पार्लियामेंट में सेशंस आपके सेशन में हाउसेस नहीं होते, जब पार्लियामेंट के अंदर आपके हाउसेस सेशन में होते है ना, सेशंस के बीच में जब गैप होता है, उस बीच में कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब एक लीगल ऑर्डर जिसकी वैल्यू लगभग एक एक्ट के बराबर होती है, लेकिन आपको लग रहा होगा अपने मर्जी से पास करता है, ऐसा नहीं होता। ये कैबिनेट से जो है ना सलाह लेता है, जो पीएम की कैबिनेट होती है ना, वो एडवाइस करती है कि ऑर्डिनेंस कैसे बनेगा, तब ये पास करता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस के साथ सीन क्या है दोस्तों कि 6 हफ्ते के बाद इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब मान लेते हैं स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन कर गई, मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया, ऐसे में अगर आप देखोगे दोस्तों क्या किया जा सकता है कि यहां पे, तब आप देखोगे ऐसे कई सारे लॉस पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि पर्टिकुलर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगा दिया गया, वही जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, राष्ट्रपति यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जब कोई भी हाउस सेशन में ना हो, मतलब जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन के बीच में गैप है, राइट, तो उस टाइम पे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर है, उस पर क्या है, आपको लॉ चाहिए, तो ऐसे में राष्ट्रपति एक लीगल ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन इस लीगल ऑर्डर की वैल्यू कितनी है? 6 हफ्तों की। 6 हफ्तों के बाद अगर इसको अप्रूव नहीं किया गया बाय द पार्लियामेंट तो ये बिल्कुल इनवैलिड है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए स्टेट के अंदर क्या हो जाती है, मशीनरी ब्रेकडाउन कर जाती है, मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तब भी आप देखोगे यहाँ पे लॉस पार्लियामेंट बना सकती है। हमने पढ़ा ही था, पार्लियामेंट अगर आप देखोगे ऐसे स्टेट में लेजिस्लेचर का काम करती है, वो सारे फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करती है। डन, चलिए। सो पार्लियामेंट के फाइनेंशियल पावर्स, देखिए जितने भी बिल होते हैं मनी बिल को छोड़ करके, वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ओरिजिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मनी बिल्स के केस में सिर्फ किसके पास पावर है? यहाँ पे लोकसभा के पास। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यसभा यहाँ पे मनी बिल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी रोल ही पे करता है।
मतलब राज्यसभा किसी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, अपने पास रोक करके रख सकती है ना, मैक्सिमम 14 डेज तक, जैसे मनी बिल्स वगैरह हुआ रोक करके रख सकती है, बट उसको फिर पास करना ही पड़ेगा। तो मनी बिल्स के मामले में राज्यसभा बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप याद, सॉरी, लोकसभा आपकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जब मनी बिल्स की बात आती है, ध्यान दीजिएगा, मनी बिल्स की बात आती है जब कभी भी, तो मनी बिल्स में आपकी जो लोकसभा है, याद रखना, लोकसभा ये क्या है, ये आपकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। लोकसभा क्या है बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब कभी भी मनी बिल्स की बात आएगी तो लोकसभा हमेशा ज्यादा पावरफुल होगी। राज्यसभा इसको डिले कर सकती है, लेकिन राज्यसभा मना नहीं कर सकती। तो राज्यसभा का मनी बिल के केसेस में सिर्फ एक एडवाइजरी रोल है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके देश का बजट पास होता है, जिसमें टोटल खर्चा एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, वो भी आप देखोगे पार्लियामेंट ही पास करता है। पार्लियामेंट हो सकता है यहाँ पे एक एडिशनल पैसे रिक्वेस्ट करे, जैसे आप सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं। अगर मान लीजिए जो अमाउंट दिया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर में वो सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, तो ऐसे में पार्लियामेंट जो है एक सप्लीमेंट्री या एडिशनल पैसों का रिक्वेस्ट सरकार को ग्रांट कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर बजट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में पास नहीं हुआ, तो यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपके मंत्री वगैरह है, जो आपकी मिनिस्ट्री काम कर रही है, वो कुछ एडिशनल पैसा निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, जब तक बजट पास नहीं हो जाता। लेकिन अगेन इसके लिए अप्रूवल कौन देगा दोस्तों, पार्लियामेंट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली वो पैसों का खजाना है जहां पे देश से कमाए हुए पैसे जमा होते हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर आपको पैसा चाहिए, जब तक बजट पास नहीं हुआ लेट्स से, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सरकार को चाहिए पैसा, तो उस पैसे का अप्रूवल कौन देगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट देगा। पार्लियामेंट कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ये भी कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट मिलकर के, ठीक है। कोई भी टैक्स आप लोगों पे यहां पे नहीं लगा सकते, कोई भी पैसा जो है सरकार तब तक नहीं भेज सकती जब तक यहां पे पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देता। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल पैसों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना तो आप नए टैक्सेस ला सकते हैं, ना ही दोस्तों कहीं पैसे को इधर उधर कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक काम नहीं बनेगा। नाउ पार्लियामेंट एक और फंक्शन करता है, दैट इज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल ऐसे ही जैसे श्याम ने यहाँ पे बाबू भाई को पकड़ रखा है, बाबू राव को, ए पकड़ मेरे को, है ना, तो एग्जीक्यूटिव को पकड़ने का काम कौन करता है, हमारा पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कौन है, वही आपके नेता लोग, यही आपकी सरकार जो आपके मतलब देश को चला रही है, जो आपके अलग अलग मिनिस्टर्स है। हो सकता है कल को कोई डिक्टेटर बनना चाहे, हो सकता है प्रधानमंत्री हो सकता है, मान लीजिए कि नहीं मुझे सारी पावर चाहिए, तो ऐसे में कोई रूल होना चाहिए ना यार, कि मतलब कंट्रोल कर पाए हम एग्जीक्यूटिव को, किसी भी सरकार का हो सकता है वो, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल लगता है बेटा, उनसे सवालात करके, ताकि आप जो काम कर रहे हो उस पर कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं होगा, तब तो आप अपनी मनमर्जी चलाओगे। अब जो क्वेश्चन आर का प्रोविजन है दोस्तों, आप देखोगे कई सारे क्वेश्चन हम जहां पे पूछते हैं वो इसीलिए लाया गया है ताकि आप सरकार के पावर को चेक में रखो, उनको लगातार उनकी खामियां बताते रहो, उनको बताते रहो कि ये बेटर हो सकता है, उनसे सवाल करो हर चीज पे, ठीक है। जब तक सवाल नहीं करोगे इंप्रूवमेंट कैसे आएगा। फिर पार्लियामेंट यहाँ पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है अगर उसको लगे कि यार जो करंट सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही और उसके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, ठीक है, लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ऐसे में अगर ये पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एडजर्नमेंट मोशंस को लाया जाता है। आपने देखा होगा रेलवे एक्सीडेंट हो गया तो उसमें क्या होता है, कई सारे लोग मर गए, या दंगों में कई सारे लोग मर गए। तो ऐसे खतरनाक चीजें अगर देश के अंदर हो रही हैं तो उस पर अर्जेंट सोल्यूशन चाहिए। तो कैसे होगा अर्जेंट सोल्यूशन, जब उस पर डिस्कशन होगी सारी चीजों को छोड़ करके, और इसको कैसे लाया जा सकता है, थ्रू द एडजर्नमेंट मोशन। ऐसे कट मोशन भी लाया जा सकता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, सरकार के खर्चों में कमी ला सकती है इस मोशन को पास करके, ठीक है, जिससे कि सरकार जो है ना एक्स्ट्रा जो पैसे डिमांड करेगी पार्लियामेंट से उस पर रोक लगाई जा सके। इससे ये भी जो है इंश्योर हो जाता है कि जो लोगों का पैसा है ना वो पार्लियामेंट के हिसाब से ही यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी मनमर्जी कर रही। तो सरकार अगर यहाँ पे ज्यादा पैसा डिमांड कर रही है, लेट्स से सरकार कह रही है कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज्यादा ग्रांट चाहिए, तो यहाँ पे सरकार के ऊपर कट लाया जा सकता है, मतलब एक कट मोशन पास किया जा सकता है पार्लियामेंट में, जिससे सरकार के खर्चों को रिड्यूस किया जा सके। इससे एक बात इंश्योर हो जाएगी कि लोगों का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और ओवर यूज नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए, अब कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती है बेटा। जुडिशियल का मतलब होता है चीजों के डिसीजंस लेना, ठीक है, सही गलत को डिसाइड करना एक तरीके से, ठीक है। तो पार्लियामेंट यहां पे राष्ट्रपति को हटा सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति वायलेशन को मिसयूज कर रहा है, सॉरी, अगर अपनी पावर्स को मिसयूज कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट एक इंपीचमेंट इशू किया जा सकता है। ये किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है और 2/3 मेजोरिटी से पास होना मैंडेटरी है। तो मान लीजिए लोकसभा में इंपीचमेंट मोशन की शुरुआत की गई, वहां पे उसके ऊपर चार्जेस को प्रूव कर दिया गया, 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, वो राज्यसभा जाएगा। तो राज्यसभा ने भी अगर सेम चीज कर दी तो राष्ट्रपति को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, अपने ऑफिस से, अपनी प्रोफाइल से हटा दिया जा सकता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है वैसे, ठीक है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल कि अगर राष्ट्रपति करप्ट हो जाए तो उसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पार्लियामेंट यहाँ पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, अगर माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं तो इनको भी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल से हटाने का पावर रखता है।
तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्लियामेंट यहां पे ना पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को हैम्पर करने वाले किसी भी इंसान को क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। मान लीजिए कोई इंसान पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को इंपैक्ट कर रहा है ना, उसको रोकने का ट्राई कर रहा है, तो उसे भी यहां पनिश किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि एज ए जुडिशरी के तरीके भी कभी कभी एक्ट करता है ना, कि गलत इंसान को पनिश करना, फैसला न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना, तो वैसे पावर्स भी आप देखोगे पार्लियामेंट के पास एग्जिस्ट करते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद कुछ अलग फंक्शंस हैं, जैसे इलेक्टोरल पावर्स। पार्लियामेंट यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलकर के राष्ट्रपति को अपॉइंट करता है। साथ ही साथ आप देखोगे वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा मिलकर के स्पीकर अपॉइंट करते हैं, राज्यसभा मेंबर्स जो है मिलकर के अपना डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट और इलेक्शन के पावर्स भी पार्लियामेंट के पास हैं। साथ ही साथ अगर आपको संविधान में कोई बदलाव लाना है बेटा, कोई चेंज लाना है, तो भी आप अकेले दम पे नहीं ला सकते। जब तक पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं करेगा इसे, ठीक है, जो आपके टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजोरिटी है उससे पास नहीं किया जाएगा, तब तक संविधान में कोई भी बदलाव यहां पे पॉसिबल नहीं है। और स्टेट रिलेटेड अगर कोई बदलाव करना है तो स्टेट से भी वेरीफाई कराना पड़ता है आपको, तब जाके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर आपको किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, नए स्टेट्स आपको बनाने हैं, तो इसके रिगार्डिंग जितना भी लॉ है ना बेटा, कहां बनता है, पार्लियामेंट में। साथ ही साथ मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पावर या उसके कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग कोई बदलाव करने हैं, तो भी पार्लियामेंट वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सम अदर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आ जाते हैं दोस्तों स्पेशल पावर्स के ऊपर, कि देखिए लोकसभा और राज्यसभा की भी अपनी कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कुछ अपनी खास शक्तियां हैं दोस्तों। जैसे तुम्हारी कुछ खतरनाक शक्तियां होंगी, वैसी इनकी भी बच्चे अपनी कुछ खास शक्तियां हैं। जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें तो नो कॉन्फिडेंस आप लोकसभा में पास कर सकते हो, राज्यसभा में नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर पास हो गया तो सरकार को रिजाइन देना पड़ता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। चौथी बात, अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल पे डेडलॉक हो जाता है, कोई ऑर्डिनरी बिल है उसके ऊपर लोकसभा राज्यसभा में ऐसे तनातनी हो जाती है, भाई लोकसभा अपना बात करिए, राज्यसभा अपना बात करिए, तो वोटिंग करवाया जाएगा ना, तो जीतेगा कौन, लोकसभा। क्यों भाई, लोकसभा के पास लोग ज्यादा है ना यार। राज्यसभा के पास टोटल लोग कितने, 250 ही तो है, लोकसभा में कितने, 543 है। तो अगर दोनों के बीच में टसल हो जाए किसी बिल को लेकर के और वोटिंग हो जाए, तो बाय द नंबर्स कौन जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है आपकी लोकसभा। तो उसके एक्सक्लूसिव पावर भी है कि मोस्ट केसेस में वो भारी पड़ती है। क्यों भारी पड़ती है, बिकॉज उसके पास ज्यादा लोग हैं, और वोटिंग क्योंकि मेजोरिटी से डिसाइड हो रही है, तो ज्यादा लोग ऑब्वियस सी बात है लोकसभा के, तो लोकसभा मोस्ट ऑफ द केसेस में विनर साबित हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब जब राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स की बात की जाती है, तो राज्यसभा स्टेट रिलेटेड चीजों में जो है काफी पावरफुल है। जैसे स्टेट लिस्ट से जुड़े सब्जेक्ट पे लोकसभा लॉ नहीं बना सकती, वहां पे राज्यसभा को इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर राज्यसभा यहाँ पे रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस से, तभी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर किसी सब्जेक्ट को बना सकती है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट पे किसी सब्जेक्ट को अगर पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाना है, तो उसमें राज्यसभा इज इंपॉर्टेंट। राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास करेगी अपने स्ट्रेंथ के 2/3 मेजोरिटी से, तभी इसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। अगर राज्यसभा ये कहे कि एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज आनी चाहिए दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पे पार्लियामेंट नई सर्विसेज बनाएगा। तो राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर है। क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में भी आता है कई बार कि यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने के लिए कौन ज्यादा पावरफुल है, तो राज्यसभा अगर चाहे कि एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज आनी चाहिए, तो उसमें पार्लियामेंट इस बात पे फंक्शन करेगा, उसको क्रिएट करने का काम करेगा, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने टर्म से पहले जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो ऐसे केसेस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो राज्यसभा है वो लोकसभा की जगह जो है देश को चलाने का काम सही तरीके से करेगी, ठीक है। मान लीजिए इमरजेंसी लग गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, इमरजेंसी के बाद या इमरजेंसी से पहले, तो जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक राज्यसभा का काम है देश के सभी फंक्शनिंग को सही तरीके से मैनेज करना। तो ये किसकी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं दोस्तों, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा की। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार जो है बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके स्कूल्स के अंदर कि बताइए दोनों के एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है। तो स्पीकर वाला टॉपिक इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है स्पीकर से। मोशंस के कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं, उसमें भी 2 मोशंस अच्छे से याद करिएगा, एडजर्नमेंट और नो कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है लोक एंड राज्यसभा की, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो ये वो टॉपिक्स है, चैप्टर्स जो आपको बहुत ही मजबूत तरीके से जो है यहाँ पे रेडी करने, तैयार करने। इवन आप पीवाईक्यूज भी देखोगे ना बेटा, तो भी आपको इन टॉपिक से सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत। लगभग आप मान लीजिए 1 घंटे के आसपास का लेक्चर है। अच्छे से बढ़िया से इस लेक्चर को देखना, आप रिवाइज कर सकते हो। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है चैप्टर, उसके लिए भी लेक्चर है। जो बच्चा कम समय में यहाँ पे इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहता है, अपना बैकलॉग खत्म करना चाहता है, उसके लिए भी ये लेक्चर है।
तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं वन शॉट रिकैप के अंदर। ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे एक घंटे सवा घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से बच्चे इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ये मानना है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स कहां से मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा नोट्स आपको मिल जाएंगे फिजिक्स वाला की ऐप पे, पीडब्ल्यू ऐप पे, जिसका जो लिंक है आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर करिए कि जब आप वीडियो देख लें तो एक बार जाकर के नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत बेटा, मैं चलता हूं, विदा लेता हूं आप सभी से। अगली बार डॉगेश भैया को दोबारा लेकर के आऊंगा, ठीक है। मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, पढ़ाई करेंगे और जुड़े रहिए इसीलिए अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला के साथ। मेरा नाम है कुणाल, मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगली बार, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय गाइस, दिस इज योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर गाइड कुणाल दिस साइड, आपके टीरेक्स सर विदा लेते हुए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय गाइस।